गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो आपके चैप्टर का नाम था व्हाट इज़ गवर्नमेंट, जिसमें हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉज एंड द गवर्नमेंट, मतलब सरकार और उसके कानून। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। कि जो सरकार होती है वो क्या करती है, कानून बनाती है, और जितने भी लोग उस देश में रहते हैं उन्हें उन कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। तो ये ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा जो सरकार होती है वो कार्य करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ टू पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन। कि जिस प्रकार से सरकार निर्णय लेती है या फिर भाई कोई कानून बनाती है, इसी तरीके से सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लोगों के ऊपर वो थोप भी सकती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. तो इसमें यही बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होगा उसके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अगर कोई लाइसेंस चलाते बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो क्या होता है, उसे चाहे तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। In addition to many actions that government can take, there are so steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. और सरकार जो भी कार्रवाई करती है वो क्या करती है, ऐसे लोगों के खिलाफ करती है जो कानून का पालन नहीं कर रहे होते। तो इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जो भाई कानून का ढंग से पालन ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या करती है, सरकार कुछ ना कुछ नए कदम उठाती है। If a person feel, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders what should be done. तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी धर्म से या किसी जाति से बिलोंग करता है, ठीक है, और धर्म या जाति के आधार पर उसे वो नौकरी नहीं दी जा रही, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और भाई ये दावा कर सकता है कि भाई जो उसका कानून है उसका पालन नहीं किया जा रहा, उसे नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि उसे नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन उसे नौकरी दी ही नहीं जा रही है। तो क्या होगा, उसके खिलाफ उसका पालन नहीं हो रहा, तो न्यायालय जो कोर्ट होगा वो क्या होगा, आदेश देगा कि भाई क्या ज़रूरी कदम है जो उठाए जाने चाहिए। उसके बाद आती है आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के हम प्रकार पढ़ेंगे, अलग अलग जो सरकार है उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज। कि जो सरकार जितने भी डिसीजंस लेती है वो, और जितने भी कानूनों का पालन करवाती है वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें इनका पालन करने के लिए या फिर निर्णय लेने के लिए इनके ऊपर जोर देती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन कंट्री। कि जो सरकार उस देश में होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, देश में निर्णय लिए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो इस तरीके से क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है जिसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो क्या, जो उसमें नेता चुना जाता है वो क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, और सारी शक्ति किसके पास होती है, सरकार के पास होती है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पार्टिकुलर पर्सन इलेक्ट देम। तो इसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी वोट होती है, वो वोट डालता है और वोट के जरिए वो क्या करता है, अपने नेता का चुनाव करता है। वन इलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जब वो उनको चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनाव करते हैं तो क्या होती है, सरकार बनती है। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो सरकार होती है वो क्या करती है, अलग अलग कदम उठाती है, और अलग अलग कदम उठा के क्या होती है, उसे जो भी डिसीजन लेती है उनको लेके उसे सफाई भी देनी पड़ती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। दूसरी आपकी सरकार आती है मोनार्की। मोनार्की द मोनार्क
किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। इसमें जो राजा या रानी होता है वो डिसीजन लेता है और उनके आधार पे क्या होती है, सरकार कामकाज करती है। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद। तो इसमें क्या होता है, छोटे लोगों का समूह होता है जो आपस में क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क। लेकिन जो अंतिम निर्णय लेता है वो कौन लेता है, जो राजा या रानी होता है वही अंतिम निर्णय लेता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। जबकि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जो नेता होता है वो निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि वो लोगों के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, तो राजा रानी जो होता है उसमें उसका कोई रोल ही नहीं होता, और जो भी निर्णय उसमें लेता है नेता डेमोक्रेसी में, उसे उसके लिए सफाई भी देनी पड़ती है कि भाई उसने ये डिसीज़न क्यों लिया। नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, जो भारत है वो क्या है, एक लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक जो ये व्यवस्था है, उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। ऐसी भी बहुत सारी, जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों ने क्या किया है, लोकतंत्र को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोग अपने नेता का चुनाव स्वयं करते हैं। सो इन ए सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या होती है, वो लोगों की सरकार होती है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल। और उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्य भागीदारी होती है उनकी, और वो मिल के निर्णय लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका मूलभूत जो मुख्य विचार है वो क्या है कि लोग जो नियम, जितने भी लोगों के द्वारा जितने जो भी नियम वगैरह उनको लेके बनाए जाते हैं, उनमें खुद उनकी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं। और जो आज का टाइम है उसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through election process। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लोग डायरेक्ट निर्णय नहीं लेते, बल्कि इसमें वो क्या करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिससे के द्वारा उन्हें लगता है कि भाई वो ठीक डिसीज़न ले सकता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं, वो वोट डालने तब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे नेता को वोट डाल के आते हैं जो उन्हें लगता है कि भाई अच्छा काम करेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें अगर अपने नजफगढ़ एरिया का, तो यहाँ पे अभी इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम, अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें कौन बना था, आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत बने थे। तो लोगों को लगा कि भाई ये अच्छा काम करेंगे, तो इसलिए उनको उन्होंने चूज़ किया था, और वो एक तरीके से उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उन्हें उनका एक नेता था जिससे क्या थी, लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि भाई वो अच्छा कार्य करेगा। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो इस तरीके से अगर लोगों को देखा जाए तो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे इलेक्शन अगर एक एक व्यक्ति आएगा वो अपना निर्णय सुनाएगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर डिसीजंस लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के आधार पर। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee. This means that all adults in the country are allowed to vote. तो इस तरीके से अब डेमोक्रेटिक कंट्री कोई भी ऐसे किसी को नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है, वो होती है कि जो अपने जितने भी 18 साल तक जिसकी उम्र हो जाती है, जो 18 साल के हो जाते हैं और उनको वोट देने का अधिकार दे देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया कि मतलब जो वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार बोला जाता है इसे, कि भाई जो 18 साल की उम्र वाले लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। जिस देश में ये अलाउ किया जाता है, वोट डालने का, अपना नेता चुनने का अधिकार दिया जाता है, वो क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। इसमें जितने भी एडल्ट होते हैं, जितने भी युवा होते हैं, वो अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। बट इट वॉज नॉट ओनली ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम
when government did not allow women and the poor to participate in election. लेकिन क्या हमेशा क्या होता है, ऐसा नहीं था कि एक टाइम आप ऐसा देख सकते हो कि ये जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उस टाइम लेडीज़ को, जो औरतें होती थी या गरीब होते थे, उनको चुनाव में भाग ही नहीं लेना दिया जाता था. In their earliest form, गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. तो इस तरीके से जो आदमी होता था, मैन होता था, उसको ही अलाउ किया जाता था कि भाई वो पढ़ा लिखा माना जाता था और प्रॉपर्टी पे उसी का अधिकार होता था और सिर्फ वही वोट दे सकता था. दिस मीन दैट वुमेन, द प्रॉपर्टी लेस इन द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. तो इस तरीके से जो वुमेन्स हो गई या फिर गरीब लोग हो गए या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती या फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं. The country was governed by the rules and the regulation that these few men made. तो इस तरीके से मतलब ऐसी स्थिति क्या है देश में, तो कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए थे जो मैन ही बनाता था और जो मैन ने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही पूरी गवर्नमेंट चल रही थी या फिर पूरा देश चल रहा था. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट. जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, स्वतंत्रता से मतलब कुछ समय पहले, तो बहुत ऐसे कम लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था. एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have to right to vote. This is known as universal adult franchise. तो इसमें यही बताया गया है कि लोग फिर क्या हुए, एक साथ इकट्ठा हुए और आगे आए और आगे आके उन्होंने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट किया कि भाई हमें ये अधिकार क्यों नहीं दिया जाता. इसमें एग्जांपल दिए गए, जो गांधी जी हैं वो भी क्या थे, दिखने में थोड़े सांवले थे, तो उनको भी क्या था, अधिकार नहीं दिया गया था वोट डालने का. तो उन गांधी जी ने भी क्या किया था, इसका विरोध किया था. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था, जो तो उसके बाद काफ़ी उन्होंने विरोध किया और जब क्या होता है सबको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है. Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has not character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man." तो इसमें गांधी जी ने क्या किया था, 1931 में यंग इंडिया नाम से एक मैगजीन थी, ठीक है, एक पत्रिका होती थी, उसमें गांधी जी ने यही बोला था कि भाई मैं जो ये विचार इन्होंने रखा है, जो आइडिया इन्होंने रखा है, मैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई जिन लोगों के पास पैसा होगा वो वोट दे सकते हैं और जिन लोगों के पास कैरेक्टर है, अपना एक चरित्र है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी कुछ भी है, जो भी जितना भी पैसा है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता. तो ये क्या है, जो व्यक्ति पूरे दिन पसीना बहाता है और ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता. तो इसका मतलब उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि वो गरीब है. गांधी जी ने ये बात बोली थी. यहाँ पे फिर एक सीन दिखाया गया है ऊपर आपको, वोटिंग इन रूरल एरिया की जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे वोट दी जा रही है. ए मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली फॉर वन वोट, की एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, इसलिए उंगली पे निशान लगाया जाता है ताकि वो दोबारा वोट ना डाल सके. इसके साथ आपको सिविक्स का ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है. इसके बाद हम अपना जियोग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे.